आज का हमारा टॉपिक है संघीय सरकार। 1998 में स्विट्जरलैंड के लिए नवीन संविधान का निर्माण हुआ तथा इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 से लागू किया गया। 1848 में निर्मित स्वीप संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका की दो सबसे प्रमुख विशेषता है। पहला, बहुल कार्यपालिका, दूसरा संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। 1999 से लागू किए गए संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ भिन्न है, लेकिन पूर्व कार्यपालिका की उपयुक्त दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन संविधान में भी बनाए रखा गया। 1848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्विट्जरलैंड संविधान के द्वारा जिस प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वह अपने आप में एक वर्ग है। इसके संगठन और शक्तियों का नहीं वरन मंत्रिमंडल के साथ इसका जो संबंध है उसका भी कोई सादृश्य नहीं मिलता। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि एक निश्चित नेतृत्व के अंतर्गत ही कार्यपालिका शासन संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, लेकिन स्वयं कार्यपालिका बहुल है और सामान्य धारणा के विपरीत इसके द्वारा सफलतापूर्व कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार सामान्य धारणा के अनुसार कार्यपालिका या तो संसदात्मक हो सकती है या अध्यक्षात्मक, लेकिन स्वयं कार्यपालिका को इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वरन इसमें दोनों के ही तत्वों का मिश्रण है। स्वयं कार्यपालिका के अंतर्गत इन दोनों ही शासन व्यवस्था के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। संघीय सरकार की रचना। नवीन संविधान के अनुच्छेद 176 से 187 तक, अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्य तथा शक्तियां और व्यवस्थापिका के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्वयं परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है और अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे प्रबल प्रजातांत्रिक भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कारणों से किया गया। पहला, स्वयं संघीय संसद के सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहते हैं कि स्वयं जनता संघीय संसद के सदस्यों द्वारा किए गए निर्वाचन को जनता द्वारा किया गया निर्वाचन मानती है। इसके विपरीत संविधान निर्माता संघीय सरकार के चुनावों को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के लिए चुने जाएंगे। इसलिए भी उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है, संविधान में यह निश्चित किया गया कि कोई भी स्वीप नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 175 में केवल ये कहा गया कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में
दो महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित हो गई हैं। प्रथम परंपरा के अनुसार स्विट्जरलैंड के दो सबसे बड़े और प्रमुख कैंटन बर्न और जूरिच का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधि रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषी कैंटन वाउद को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा ये कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषाभाषी, 2 फ्रेंच भाषाभाषी और 1 इटालियन भाषाभाषी होते हैं। साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचित होते ही ये संघीय संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। संघीय सरकार के सदस्य न तो कैंटनों के अधीन कोई पद धारण कर सकते और न ही उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा है। कार्यकाल। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु इसके साथ ही ये प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण में से यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविकता ये है कि संघीय सरकार के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं, जिससे वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचाते हैं। वेतन, विशेषाधिकार और अनुमुक्तियां। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति को यदि वह 10 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन दिया जाता है, जो वेतन का 40% से 60% के बीच होता है। संघीय सरकार के सदस्यों का ये वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है और पर्याप्त बहुत सादगी से रहते हैं। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल में संघीय सरकार के सभी सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त हैं और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि संघीय सरकार के सदस्य अपने ही इच्छा से अपना ये विशेषाधिकार समाप्त कर दे तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाया जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संघीय सरकार के दोनों सदस्य अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्वयं राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनावों में ज्येष्ठता के नियम को ध्यान में रखा जाता है और चेष्टा ये की जाती है कि क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हो जाए। यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की भांति एक विभाग का प्रमुख होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता। संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्वयं राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य। स्वयं राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति का पद भी संघीय सरकार की भांति ही अनुपम है और वह स्वयं नागरिकों की गहरी प्रजातांत्रिक और गणतंत्रीय भावना का प्रतीक है। अपनी गहरी प्रजातांत्रिक भावना के कारण ही उसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को प्रदान न कर एक समिति को प्रदान की गई है और समिति के अध्यक्ष अथवा राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति के 2 प्रकार के कार्य हैं। राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति के रूप में कार्य, संघीय सरकार के सभापति के रूप में कार्य।
राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति के रूप में कार्य। 1914 में संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है और उस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है। ये विदेशों में संयुक्त राष्ट्रमंडल का प्रतिनिधि या अधिवक्ता माना जाता है। संघीय संसद द्वारा पारित विधेयक पर वह अपने हस्ताक्षर करता है, किंतु ये एक औपचारिकता मात्र है और उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जब अन्य राज्यों के प्रधान स्विट्जरलैंड की राजकीय यात्रा पर जाते हैं तो संघ सरकार के 7 सदस्य उनका स्वागत करते हैं। वही संघीय चांसलरी का निर्देशन तथा नियमन करता है। संघीय सरकार के सभापति के रूप में संघीय सरकार के सभापति के रूप में इस संस्था का सभापतित्व करता है और किसी विषय पर टाई पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का अध्यक्ष होता है और अन्य पार्षदों की भांति ही वह कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों का प्रयोग करता है। उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, परंतु ये केवल सुझाव ही दे सकता है, आदेश नहीं। वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है और न पदच्युत ही। इसके द्वारा संघीय सरकार के सदस्यों के विभागों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वह किसी भी अर्थ में संघीय सरकार का स्वामी या नेता नहीं। अत्यंत संकटकालीन स्थिति में सरकार की ओर से अध्यक्ष को कभी कभी कुछ कार्य करने के अधिकार दे दिए जाते हैं, फिर भी साधारणतः सरकार में अन्य सदस्यों से बढ़कर अध्यक्ष के कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि यदि सरकार का कोई अध्यक्ष विदेशी यात्रा करे तो उसकी आलोचना की जाती है। राष्ट्रपति पद की स्थिति। इस प्रकार राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति प्राय शक्ति शून्य है और अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या अन्य किसी कार्यपालिका प्रधान से उसकी तुलना करना नितांत भ्रमपूर्ण है। क्योंकि संघीय सरकार के सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त है, इसलिए संयुक्त कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और क्योंकि अध्यक्ष पद के कोई विशेष अधिकार नहीं है। किंतु यह समझना गलत होगा कि स्वयं राष्ट्रपति का पद सर्वदा प्रभावहीन और अनावश्यक है। राष्ट्रपति पद स्वयं शासन का सर्वोच्च पद है और उसके द्वारा कुछ ऐसे औपचारिक कार्य किए जाते हैं जिन्हें समस्त सदस्य एक साथ नहीं कर सकते। स्वयं राष्ट्रपति पद के गौरव पर संदेश नहीं किया जा सकता। प्रशासन के विभाग। भारत, ब्रिटेन आदि देशों में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यह संख्या निश्चित है और समस्त प्रशासनिक कार्यों को 7 भागों में बांटा गया है। पहला राजनीतिक विभाग, दूसरा न्याय और पुलिस विभाग, तीसरा गृह विभाग, चौथा सेना विभाग, पांचवा वित्त तथा प्रशुल्क विभाग, छठा सार्वजनिक अर्थ विभाग, सातवां डाक और रेल विभाग। प्रत्येक विभाग संघीय सरकार के एक सदस्य के अधीन होता है जो उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य अपनी बैठक में बातचीत के आधार पर विभागों का बंटवारा कर लेते हैं और प्राय एक सदस्य को वही विभाग दिया जाता है जो उसके पास पहले से था, जिससे वह अपने अनुभव से लाभ पहुंचा सके। प्रत्येक विभाग का प्रमुख अन्य किसी विभाग का उप प्रमुख होता है, जिससे किसी विशेष सदस्य की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में भी विभागीय कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सके। कार्य प्रणाली। संघीय सरकार की साधारण सप्ताह में 2 बैठक होती है। संघीय सरकार की कार्यवाही गुप्त होती है और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किए जा सके इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मत हाथ उठाकर दिया जाता है और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। 1848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय परिषद की कार्यवाही में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, लेकिन
नवीन संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की ओर संकेत किया गया। अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय में एक सामूहिक संस्था के रूप में लेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।